आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू की ख़ास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज़। और हम लोग सेहतमंद रहें इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि जो हमारी सांसें हैं वो बहुत अच्छे से चलती रहे, क्योंकि ज़िंदगी को जीने के लिए हर एक सांस की अपनी अहमियत है। और पर कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वजूहात हो जाते हैं कि हम लोग अच्छे से सांस नहीं ले पाते या हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, जैसे कि मौसम का बदलना, धूल मिट्टी या नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करना, केमिकल्स और भी बहुत कुछ। तो ऐसे में हम शिकार हो सकते हैं अस्थमा के। अस्थमा एक ऐसा डिसऑर्डर है जो सीधा हमारे लंग्स पर इफ़ेक्ट करता है और जिस वजह से हमें अस्थमा का अटैक भी पड़ सकता है। और अगर सही वक्त पर इसका इलाज ना करवाया जाए तो ये ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। और इसीलिए इस पर बेदारी पैदा करने के लिए हर साल मई के पहले मंगलवार को हम वर्ल्ड अस्थमा डे बनाते हैं और इस साल हमने इसको 2 मई 2023 को मनाया है। अस्थमा डे को मनाने का मकसद ये होता है कि जो इसके सिम्टम्स हैं या फिर जो इसके अलामात हैं उनको हम समझें, ताकि सही वक्त पर हमें सही इलाज मिल सके। तो नाज़रीन, अगर आप भी कोई जानकारी चाहते हैं अस्थमा पे, तो आज की जो पेशकश है आप पूरी तरह से देखें। और अगर प्रोग्राम के दौरान अगर आपके कोई सवालात होते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और लाइव हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछें। लेकिन फ़िलहाल वक्त है ये बहुत ही ख़ास रिपोर्ट का। नाजरीन, तंदुरुस्ती और अच्छी सेहत कुदरत की तरफ से हमारे लिए एक बेशकीमत इनाम है। और ये भी हकीकत है कि हमें उस वक्त तक उस चीज की कदर नहीं होती जब तक कि हम उसे खो नहीं देते या वो हमसे दूर नहीं हो जाती। सेहत का मामला भी कुछ ऐसा ही है। हम ज्यादातर अपनी सेहत के बारे में उस वक्त तक फिक्रमंद नहीं होते जब तक कि कोई बीमारी लाहिक ना हो जाए। इसीलिए किसी भी बीमारी और उसकी अलामात के बारे में मुकम्मल मालूमात होना ही हमें उससे महफूज रख सकता है। दमा या अस्थमा फेफड़ों की एक दायमी बीमारी है जिसकी वजह से मरीज का सांस फूलता है और वो हाँफने लगता है। ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें मरीज सांस लेने में दुश्वारी महसूस करता है और खांसने लगता है, जिसकी वजह से हवा की नालियां सिकुड़कर तंग हो जाती हैं। ऐसे मरीज की सांस की नालियों से एक खास किस्म की आवाज निकलती है। उसे सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है, छाती पर दबाव भी महसूस होता है और उसे फौरी तौर पर मदद दरकार होती है। दमे के मर्ज में फेफड़ों की 2 बड़ी नालियों में सूजन आ जाती है जो सांस लेने में अहम किरदार अदा करती है। दमे के मरीजों की असल परेशानी ये होती है कि उनका सांस किसी भी वक्त उखड़ सकता है। इसका शुमार आम बीमारियों में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये दुनिया भर में लाखों अफराद को मुतासिर करता है। दमे की वजूहात हर शख्स के एतबार से मुख्तलिफ हो सकती हैं। मसलन ठंडी हवा, जहनी दबाव, मेदे की बीमारियां, माहौलियाती आलूदगी, सिगरेट नोशी, अल्कोहल का इस्तेमाल या किसी खास दवा से एलर्जी। किसी को बाल वाले जानवरों के पास जाने से भी दमे का अटैक हो सकता है या फिजा में पॉलन की मौजूदगी से भी ये कैफियत हो जाती है। इसी तरह दमे की अलामात भी मुख्तलिफ हो सकती हैं, जैसे थकावट, सीने में जकड़न, रात के वक्त या वर्जिश के दौरान खांसी, बार बार सीने के इन्फेक्शन का होना, सीने में दर्द, सांस लेते वक्त सीटी की सी आवाज आना और सांस लेने में दुश्वारी की वजह से नींद न आना। दमे की बीमारी किसी भी उम्र में लाहिक हो सकती है, लेकिन मुख्तलिफ तहकीक से ये बात सामने आई है कि ये बीमारी ज्यादातर बच्चों और बालिग होने से पहले नौजवानों को अपनी गिरफ्त में लेती है। विटामिन ए और विटामिन डी से भरपूर ग़िज़ाएं दमे के असर को कम करने में मदद करती हैं। इसके अलावा सेब, केले और लहसुन का इस्तेमाल हमारे फेफड़ों की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। दमे के असरात को कम करने के लिए खुद को धूल मिट्टी और माहौलियाती आलूदगी से बचाना चाहिए। सिगरेट नोशी से परहेज करना चाहिए और मौसम की तब्दीली से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए।
हमारी जो ये सांसें हैं हमारी ज़िंदगी जीने के लिए एक बहुत ही कीमती तोहफ़ा है, तो इसका हमें ख्याल रखना चाहिए और इसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम सही से डाइट लें, एक्सरसाइज करें, एक अपने आप को पोल्यूशन से बचाएं और भी बहुत सारे ऐसे एहतियात हैं जो हमें बरतने चाहिए, जिसके बारे में आज हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। तो चलिए देरी ना किए बिना जानते हैं अस्थमा पे वो कौन कौन से ऐसे हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए या क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं इससे रिलेटेड या क्या सिम्टम्स हैं जिससे हम ये पहचाने कि ये अस्थमा हो सकता है। और इन्हीं सभी मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ है बेहद ही ख़ास एक्सपर्ट। तो आइए आपका उनसे तारुफ़ करवाते हैं। जी हाँ, आइए अपने एक्सपर्ट से आपका तारुफ़ करवाते हैं, अपने माहिरीन से आपका तारुफ़ करवाते हैं। हमारे पहले माहिरीन हैं डॉक्टर विजय हड्डा। आप एम्स दिल्ली के पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में एडिशनल प्रोफेसर हैं। आपका खैर मकदम है डॉक्टर साहब। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर देश दीपक। आप आरएमएल हॉस्पिटल में सीनियर चेस्ट फिजिशियन हैं। आपका भी वेलकम है डॉक्टर साहब। हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मिराजुल हक। आप सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन में रिसर्च ऑफिसर हैं। आपका खैर मकदम है डॉक्टर साहब। मेरा पहला सवाल डॉक्टर विजय हड्डा आपसे है। डॉक्टर साहब, एस्थमा की बीमारी होती क्या है? जी देखिए, ये बहुत ही, वैसे तो बोलने को अस्थमा में एकदम बोल देते भी आपको अस्थमा है, लेकिन आम आदमी को समझाने के लिए मैं ये बोलूँगा, देखो अस्थमा एक सांस की बीमारी है जिसमें यूजुअली जो मरीज़ है बोलता है कि मेरे को सांस फूल रही है, छाती में दबाव है और जब सांस लेते हैं तो सीटी जैसी आवाज़ आती है जिसको वीजिंग बोलते हैं। और इसमें एक खास चीज़ होती है कि ये जो सिम्टम हैं वो यूजुअली एक जैसे नहीं रहते। अच्छा, बदलते रहते हैं कई बार सीजन के साथ में, मौसम के साथ में या किसी एक्सपोजर के साथ में। तो अगर ये जो लक्षण किसी को भी हैं तो हम ये मानते हैं कि उनको अस्थमा हो सकता है। जी, तो ये सिम्टम्स उस तरफ इशारा करते हैं। जी, बाकी चीज़ें जांचों से पता लगती हैं। जी, डॉक्टर देश दीपक कहते हैं सांस फूलने का मतलब है कि आपको अस्थमा है। ये कहना कितना ठीक रहेगा कि जिस इंसान की सांस फूल रही है तो क्या समझे कि उसको अस्थमा का कोई सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं? बहुत ही उम्दा सवाल है, क्योंकि ऐसा जनरल मान लिया जाता है, लोग मान लेते हैं कि अगर सांस फूल रहा है तो अस्थमा है। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सांस फूलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सांस फूलना खून की कमी के कारण हो सकता है, सांस फूलना दिल की बीमारी के कारण हो सकता है और फेफड़े की बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जिनमें से अस्थमा सिर्फ एक किस्म की बीमारी है। पर हम अस्थमा की बात इसलिए करते हैं क्योंकि अस्थमा, जैसा कि आपकी प्रेजेंटेशन में भी था, यंगर लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है। ओके। और इसलिए जब कोई जो यंग लोग हैं, प्रोडक्टिव हैं, जो बिल्कुल यंग एंड प्रोडक्टिव हैं, जो बच्चे हैं, जब वो प्रेजेंट करते हैं तो आम तौर पे उनमें लाइकलीहुड, चांसेस ये ज़्यादा होते हैं कि ये अस्थमा होगा। लेकिन ये बात इम्पॉर्टेंट है सबके लिए कि जो बड़े लोग हैं, जब उनको सांस फूलता है तो वो प्रिज्यूम ना कर लें कि ये अस्थमा ही है। वो जाएं अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास और उसका डायग्नोसिस करवाएं कि क्या ये अस्थमा है। अस्थमा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अस्थमा एक फुली ट्रीटेबल डिजीज़ है। अस्थमा को आप ट्रीट करके पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकता है। तबकि कुछ बाकी सांस की बीमारियां ऐसी हो सकती हैं जिनको कि आप पूरी तरह से ठीक नहीं तो ट्रीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अगर इसमें थोड़ा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। तो मैं वर्ड क्योर नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि अस्थमा को हम लोग एक डिसऑर्डर कंसिडर करते हैं। अच्छा, अस्थमा को हम अगर बहुत स्ट्रिक्ट सेंस में देखा जाए तो हम डिजीज नहीं मानते, डिसऑर्डर है वो कि आप ये मानिए कि हम उस प्री डिस्पोजिशन के साथ हैं, मतलब हमारे अंदर उसकी हम उसके लिए प्री डिस्पोज्ड हैं, इंक्लाइंड हैं, जो कि हमारे जेनेटिक मेकअप और हमारे एटमॉस्फेयर के मिक्सचर से होता है। ओके। तो इसलिए मैं वर्ड क्योर नहीं कहना चाहूँगा, कम से कम हमारे सिद्धांत में ऐसा नहीं माना जाता, लेकिन वी कैन कम्प्लीटली ट्रीट इट एंड पेशेंट कैन लिव अ नॉर्मल। ओके, मतलब कहने का ये है मतलब कि चाहे ये क्योर नहीं है लेकिन फिर भी इसके साथ आप आसानी से जिंदगी को जी सकते हैं। इतनी विख्यात हस्तियां हैं जिनको ये रहा है, उसके बावजूद भी उन्होंने बड़ा नाम हासिल कमाया है। जी, अब यूनानी सिस्टम का रुख करना चाहेंगे क्योंकि हमारे देश में हमारा अपना सिस्टम है, होलिस्टिक अप्रोच हमारी रहती है, गवर्नमेंट की भी वही है। तो यूनानी सिस्टम में किस तरीके से अस्थमा को देखा जाता है? हाँ, एक्चुअली अस्थमा जाहिर सी बात है, ये एक बहुत कॉमन डिजीज़ है जो हर पीरियड में नोटिस में आई है और जो भी उस वक्त के हिसाब से इलाज उसका हो सकता था हर ज़माने में किया गया। हमारे यहाँ लगभग 2000 साल पहले पहली बार हिप्पोक्रेट ने अपनी राइटिंग्स में इसको रिकॉर्ड किया है। ठीक है, उसके पिक्चर्स बहुत ज़्यादा उसने डिटेल में नहीं दिए,
लेकिन इसके बेसिक जो फीचर्स अभी डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि इसमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन चीज़ों को उसने पहली बार नोटिस में उसके आई और उसने रिकॉर्ड किया है। तो अस्थमा हमारे यहाँ बहरहाल एक इस्टेब्लिश्ड डिजीज़ है और उसके लिए डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि क्योर की बात हम या उसका दावा हम नहीं कर सकते, सही मानों में ये मैनेज की जाती है ताकि आदमी एक नॉर्मल लाइफ जी सके, जिस अपनी तरीके से रूटीन डायबिटीज है एक्टिविटीज़ जी को हम क्योर नहीं कर सकते, जड़ से उखाड़ नहीं सकते, बट एक नॉर्मल लाइफ मरीज गुजार सकता है। तो ये वाली बिल्कुल बात सही है कि उसको हम मैनेज कर सकते हैं ताकि वो रूटीन अपनी एक्टिविटीज़ को अंजाम आराम दे से कर सके। सके। डॉक्टर विजय, किसी को कैसे पता चले कि उसे अस्थमा है, मतलब उसके क्या सिम्टम है, पहचान क्या है उसकी? देखिए, जैसे हमने बताया कि जो 4 बेसिक लक्षण होते हैं इसके, सांस फूलना, खांसी आना, चेस्ट में दबाव महसूस होना और वीजिंग होना। अच्छा, और ये जो सिम्टम है, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, एक जैसे नहीं रहते, बहुत बार ओके, कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये किसी को भी लक्षण है तो उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा, और डॉक्टर के लिए बहुत ही सिंपल है, अस्थमा को डायग्नोज करना बहुत ही आसान होता है, किसी टेस्ट की ज़रूरत भी नहीं होती। अच्छा, हम एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं, उसे पूछते हैं आपको सिम्टम क्या क्या हैं, वो कैसे वेरी करते हैं, क्या कोई ऐसा ट्रिगर है जिसके बाद बढ़ जाता है। 2-3 मिनट में मैं ही चाहूंगी मुश्किल वो है। जो आप या इंटरव्यू की बात कर रहे हैं उसके कुछ आप थोड़ा हमें उसमें किस तरह के एक्सप्लेन करें कि सवालात किस आप तरह के पूछते हैं? सवालात आप पूछते हैं, ये जैसे बहुत हेल्प करेगा हमारे। जी, ये 4 लक्षण तो हमने बता दिए। उसके बाद हम पूछते हैं कि भाई आपको बार बार जुकाम तो नहीं होता है, अच्छा, कोई चमड़ी की दिक्कत तो नहीं है जिसमें पित्त निकलती है, जिसको अर्टिकेरिया बोलते हैं। ओके, तो ये जो है ना, अटोपिक बोलते हैं इसको, अटोपी मीन्स आपको टेंडेंसी एलर्जी होने की। और अस्थमा को भी हम एलर्जी से लिंक करते हैं, एक एलर्जी की मैनिफेस्टेशन होती है। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि सारे अस्थमा एलर्जी की होते हैं, लेकिन बहुत सारा जो अस्थमा होता है वो एलर्जी का होता है। ओके, तो अगर किसी को एलर्जिक टेंडेंसी भी है, साथ में 4 लक्षण या चारों में से 2 भी हैं, 3 भी हैं, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है कि इनको अस्थमा है। उसके बाद अगर कुछ हमें डाउट होता है तो हम कुछ टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें बोलते हैं स्पायरोमेट्री होती है जिसको। तो स्पायरोमेट्री में हम देखते हैं कि आप कितने फोर्सफुली आप हवा बाहर फेंक सकते हैं फेफड़े से, और उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि भी आपका जो फ्लो है वो ठीक नहीं है, और उसके बेसिस बताते हैं कि आपको अस्थमा हो सकता है। ओके, डॉक्टर देश दीपक आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, एस्थमा अटैक का वर्ड अक्सर यूज होता है समाज में, सोसाइटी में, किसे कहते हैं? जी देखिए, अटैक आमतौर पे जब कोई चीज़ सडनली हो जाए और सडनली कुछ खराब नेगेटिव सेंस में हो तो उसको अटैक बोलते हैं, जैसे हार्ट अटैक बोलते हैं। तो एस्थमा अटैक जब अचानक से जो जिस व्यक्ति का जो सांस की तकलीफ थी वो कंट्रोल्ड थी या उसके लिए ठीक थी, एक सेटल थी, सडनली खराब हो जाए तो उसको एस्थमा अटैक बोलते हैं। इसमें जैसा कि डॉक्टर हड्डा ने बताया कि वही सांस के लक्षण उसके बढ़ जाएंगे और वो काफ़ी बढ़ सकते हैं, मतलब एस्थमा का अटैक काफ़ी सीरियस हो सकता है। तो इसलिए जिसको भी लगता है कि उसको पता है कि मुझे एस्थमा है और उसको सांस लेने में तकलीफ अगर बढ़ जाती है तो उसको तुरंत अपनी नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी में जाके उसको एग्जामिन करवाना चाहिए, उसको डायग्नोज करवा के और ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल। इस बीच हमारे प्रोग्राम को देखते हुए हमारे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में जी। हाँ, अपना सवाल पूछिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, हम असम से बोल रहा है। हाँ, अपना नाम बताइए। ये इनहेलर लेने का तरीका आप असम से बोल रहे हैं, हमने सुन लिया, अपना नाम भी बताइए। हेलो, जी जी जी। ये हम असम अगर से आपको बोल मेरी रहा है। आवाज आ रही तो अपना हेलो, चौधरी। आप अपना सवाल पूछिए अगर आपका कोई सवाल है तो। नाम है। ये इनहेलर लेने का तरीका हमको लग रहा है कि जानना उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा है, इनहेलर क्योंकि लेने का तरीका हमको कैसा लेना है। ये अस्थमा के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? अपना सवाल पूछिए। की आवाज़ हमें बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो मैं तो डॉक्टर मिराज आपसे हम इसी बीच बात करते हैं कि जैसे कि अभी हमने बात की सिम्टम्स को लेकर, हमें ये समझ आता है कि इम्यूनिटी जो होती है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कोई भी अगर हमें बीमारी होती है या बीमारी हमें ना छुए, उसमें इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यूनानी इसको किस तरह से देखता है कि कैसे कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं? देखिए,
ये खाली अस्थमा या दमा के साथ ऐसी बात नहीं, और बहुत सारी बीमारियों में बिल्कुल। हमने ये देखा कि अगर मरीज कमज़ोर है, एक हाँ आम जी। लफ्ज़ होता है जो तो हम उसे public जल्दी बोलते से हैं, बीमारी कमज़ोर जो है उसे पकड़ लेती उस है। कमज़ोर होने को जो एक्सप्लेन किया गया तो उसमें बहुत बेसिक कंपोनेंट निकल करके आया आदमी की इम्यूनिटी। जी। अगर इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो दूसरों को बीमारी उनमें नहीं पैदा करते, बट सिर्फ इस नाते कि उस आदमी की इम्यूनिटी कम है, कमज़ोर है, वो उसको बहुत आसानी से अफेक्ट कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है, नो डाउट हमें इस बीमारी से बचने के लिए, या वो लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड कहलाते हैं, तो उनमें इसका रिस्क ज़्यादा होगा, और उनको जो लोग जिनके बारे में ये हमें मालूम हो कि इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उनके लिए स्पेशल हमें केयर करने की ज़रूरत है। और इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इस्टेब्लिश्ड हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, मॉडर्न में भी हमारे डाइटरी आइटम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मार्केट में तो हम सभी जानते हैं कि चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन ये होता है ना कि घरेलू जो चीज़ें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। घर से अगर हमें इलाज मिले तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कि फ़ायदेमंद तो रहता ये है। विटामिन की कैटेगरी की जो चीज़ें हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी इम्प्रूव करती हैं। तो उन सोर्सेज में जो रिच है, जैसे एक आंवला बहुत कॉमन सी चीज़ है, आंवला अच्छा, ओके। हर आदमी जानता है और बहुत जी, इजीली जी, अवेलेबल भी बिल्कुल। होता है, सस्ती चीज़ है वो। उसमें बहुत ही रिच सोर्स है विटामिन सी का। और इस पिछले दिनों हमने देखा होगा कि जब ये कोरोना की वबा फैली थी, बिल्कुल। तो उसमें जो बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स के उसमें डाइटरी आइटम्स या घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें इस्तेमाल की गई थी, उसमें से एक नाम ये भी था। तो इस तरह की चीज़ें जो आम हमारे रूटीन की डाइट में यूज़ होती हैं या किचन में अवेलेबल होती हैं, मार्केट में, लोकल मार्केट में अवेलेबल होती है, हमें उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इम्यूनिटी इम्प्रूव हो, आदमी बीमारी से महफूज रह सके। बिल्कुल, इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी बीमारी हो आपकी, लेकिन अगर आपको इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग है तो वो जल्दी से आप पर अटैक नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर विजय हेड्डा, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अगर एस्थमा अटैक की भी बात आई, एस्थमा अटैक में कोई गोल्डन पीरियड भी है कि कितनी पीरियड के अंदर डॉक्टरी मदद मिलनी चाहिए, और वो मदद ना मिलने से एक व्यक्ति को क्या नुकसान हो सकता देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। है? हम अटैक को यूजुअली जब भी हम अटैक बोलते हैं तो हार्ट अटैक से कनेक्ट करते हैं, अच्छा, और जितने भी ये टाइम पीरियड जो आया है ये उसी से आया गोल्डन पीरियड। है। गोल्डन पीरियड जिसको हम बोलते हैं कि आप घर से निकले तो इमरजेंसी कितनी देर में पहुंचे, और इमरजेंसी पहुंचने के बाद में आपको फर्स्ट ट्रीटमेंट कितनी देर में मिला। तो इसमें अस्थमा में एक थोड़ा सा कैच है, क्योंकि अस्थमा का ट्रीटमेंट आप घर पे भी ले सकते हैं। अच्छा। अच्छा, क्योंकि जो हमारा अस्थमा मैनेजमेंट प्लान जो होता है, जो प्लान हम देते हैं पेशेंट को, उसमें बताते हैं कि अगर आपका अस्थमा थोड़ा सा ख़राब होता है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। कि पहले तो वो आराम से पहचान ले कि मेरे को अटैक हो गया है। दूसरा, उसको हम दवाइयाँ बताते हैं कि जो इनहेलर मेडिकेशंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक जो रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, वो जो लॉन्ग टर्म जो रोज़मर्रा की उनकी है। यस। दूसरा होता है कि जब एक्यूट अटैक होता है तब उनको क्या करना चाहिए, तो उस टाइम पे हम फास्ट एक्टिंग जो इनहेलर होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके। तो इसलिए जो ये विंडो जो पीरियड है या गोल्डन पीरियड है, शायद इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता इसमें उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं इसमें। करेंगे। यस। तो अगर उसने 2-3 पफ ले लिए और उसके बाद वो जो बेहतर फील नहीं कर रहा है, तब हम बोलते हैं अब जल्दी से डॉक्टर के पास जाइए। और डॉक्टर के पास जाएंगे तो अस्थमा की एक दूसरी अच्छी बात यह है कि जैसे ट्रीटमेंट देते हैं तो विद इन फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, ज़्यादातर मरीज। ब्रोंकोस्पेज्म वर्ड भी इसमें अक्सर आता है डॉक्टर साहब, उसे किसे कहते हैं ब्रोंकोस्पेज्म? देखिए, आम आदमी के लिए ब्रोंकोस्पाज्म ऐसे समझिए कि जो हमारी सांस की जो नलियां हैं वो एक पाइप हैं, समझो। अगर उस पाइप की जगह हम स्ट्रो डाल दें, अच्छा, ना, स्ट्रो और पाइप, ओके। तो जो नॉर्मल होता है वो पाइप की तरह होता है, और जब अगर वो स्पाज्म हो गया तो स्ट्रो बन जाएगा। ओके। इतना पतला हो जाएगा, उसको स्पाज्म बोलते हैं। ओके। डिफरेंस दोनों में ये है कि आप स्ट्रो को डायलेट नहीं कर सकते वापस से, लेकिन अगर स्पाज्म होता है तो हम अगर उसको मेडिसिन देंगे तो वापस से डायलेट हो जाएगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एस्थमा की वजह से ब्रोंकोस्पेज्म हो सकता है? जी, अस्थमा में देखिए जो सेंट्रल जो पॉइंट है, दो चीज़ें होती हैं उसमें। एक इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन जिसको बोलते हैं, और दूसरा जो कंस्ट्रिक्शन या आप स्पाज्म रुकावट टाइप में थोड़ा सा पतलापन आ जाए, जो डायमीटर कम हो जाता है। और ये हमारी सांस की नली में होता है। जी, जो सांस की नली जो कम हो जाती है। ये दो जो मेजर हैं जिसकी वजह से अस्थमा के सिम्टम आते हैं, जो अस्थमा होता है। और दवाइयाँ उसको खोलने का काम करती हैं। दवाई भी मैं फिर से वही बोलूँगा, दो तरह की दवाइयाँ होती हैं। ओके। एक जो सूजन को कम करती है, एक होती है जो खोलती है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली जो है, जी, लोग जो खोलने वाली दवाई का ज़्यादा यूज करते हैं। आई थिंक वो बाद में हम बात करेंगे, बिल्कुल। पर वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। दो अलग अलग। तो डॉक्टर देश दीपक, यहाँ पे डॉक्टर विजय ने बताया इनहेलर्स के बारे में। तो इनहेलर्स का इस्तेमाल हम सभी जानते हैं कि जो भी एस्थमेटिक पेशेंट होता है वो ज़रूर करते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी
एक उनको एक डर होता है कि इन्हेलर शायद हम नहीं यूज़ करना चाहते, अब हमें दवाइयाँ दे दीजिए, हम नहीं करना चाहते इन्हेलर का। क्या आपके साथ पास भी कुछ ऐसे केसेस आते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इन्हेलर का यूज़ जो है कई बारी लोग वो एक स्टिग्मा मान लिया जाता है, क्योंकि जब लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति इन्हेलर यूज़ कर रहा है तो वो तुरंत पहचान लेते हैं कि अच्छा ये व्यक्ति दमा से पीड़ित है जी। तो एक उस तरह का एक तो स्टिग्मा है, तो लोग इसलिए नहीं चाहते कि बाकी लोगों को पता लगे, क्योंकि अभी भी दमा को या एस्थमा को एक नेगेटिव कॉनोटेशन से देखा जाता है, उससे एक नेगेटिविटी के साथ देखा जाता है, तबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो एक डिसऑर्डर है। भाई अगर किसी व्यक्ति की हाइट 1 इंच कम है तो हम उसको किसी बुरी नजर से नहीं देखते, हम ये सोचते हैं कि ठीक है इसके लिए एक सीढ़ी फालतू चाहिए होगी, तो ऐसे ही एस्थमा में है। तो इन्हेलर के साथ एक तो ये दिक्कत है कि लोग स्टिग्मा विजिबल है। डॉक्टर साहब थोड़ा आपको रुकना चाहेंगे, हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, हाँ जी नमस्कार डॉक्टर साहब। अगर आप लाइन पे हैं तो अपना सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल विजय हड्डा जी से है, जो बैठे हैं आपके यहाँ, इनसे आए हैं। हाँ डॉक्टर विजय हड्डा आपको सुन रहे हैं, आप अपना सवाल जी विजय हड्डा जी नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि एक आम आदमी अपने लंग्स को कैसे मजबूत कर सकता है, उसके लिए क्या एक्सरसाइज है जो वो कर सकता है घर पर या बाहर, बताइएगा। और खाने का ही बताइएगा, किस तरह की चीजें खानी है अपने लंग्स को अच्छा रखने के लिए। डॉक्टर साहब इनका सवाल बड़ा अच्छा है, क्योंकि कोरोना टाइम्स में लंग्स काफ़ी कमज़ोर लोगों के हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसमें मैं कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा शायद जो हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। स्मोकिंग एक सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर किसी ने उसको फॉलो कर लिया कि मतलब जो स्मोकिंग नहीं कर रहा है, तो आप समझिए कि आपने 90% ज़्यादा काम कर लिया है। सबसे बड़ा फैक्टर तो वही है कि आप स्मोकिंग मत कीजिए। उसके बाद जो आता है हेल्दी लाइफस्टाइल, उसमें आप रेगुलर खाना खाइए, घर का बना खाना खाइए, फ्रेश खाना खाइए, विटामिन्स, फाइबर्स ये ज़्यादा लीजिए, प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, फैट इंटेक को कम करिए, शुगर इंटेक कम करिए। ये डाइटरी मॉडिफिकेशन है बाय एंड लार्ज। तीसरा पॉइंट आता है एक्सरसाइज का। आपको कोई भी एक्सरसाइज पसंद हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम ही जाना है। वॉकिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप स्विमिंग में इंटरेस्टेड है तो स्विमिंग कीजिए। अगर आपको साइकिलिंग पसंद है तो साइकिलिंग कीजिए। कोई भी आप एक्सरसाइज है डेली बेसिस पे करेंगे तो आई थिंक ये तीन जो चीज़ें मैंने बताई हैं, तीनों एस्पेक्ट पे काम करेंगे तो आपके लंग्स एज वेल एज पूरा का पूरा शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे दर्शक ने पूछा कि लंग्स के लिए स्मोकिंग ही ख़राब है, जैसा कि आपने अभी बताया। कई लोग अल्कोहल का काफ़ी यूज़ करते हैं, अल्कोहल भी लंग्स के लिए ख़राब है या नहीं? देखिए मैं मेरी स्टेटमेंट का प्लीज़ दूसरे तरीके से मत लेना। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो अल्कोहल है वो लीवर को ज़्यादा डैमेज करती है, लंग्स से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। पर अगर लीवर कमजोर हो गया तो आप समझ लीजिए बॉडी के बाकी हिस्सों पे भी असर आएगा। तो उस तरह से आप सोच सकते हैं। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन तो दोनों हैं। अल्कोहल एंड स्मोकिंग दोनों ही सेहत के खराब लिए है, दोनों के लिए नो बोला गया है। जी बिल्कुल, ये नहीं सोचना कि हम स्मोकिंग छोड़ दें और अल्कोहल ले लें। तो डॉक्टर तेजदीप, हम बात कर रहे थे इनहेलर्स के ऊपर, हम चाहते हैं कि आप अपनी बात पूरी करें। जी, तो एक तो पहले ही बात हुई कि स्टिग्मा की। जी। दूसरा, लोग ये सोचते हैं कि अगर एक बार हमने इनहेलर लेना शुरू कर दिया तो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। ओके। तो इसके पीछे हमें समझना चाहिए कि ऐसा क्यों है। आमतौर पे हम पूछते हैं कि अगर एक व्यक्ति आज रोटी खा रहा है तो क्या उसको लाइफ लॉन्ग रोटी खानी पड़ेगी? आपको जिस चीज की जरूरत है वो आप लाइफ लॉन्ग। डॉक्टर साहब, आपकी जानकारी से मुतासिर होकर हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। हेलो हेलो हेलो। हाँ नमस्कार, अपना सवाल पूछिए, इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। हाँ, मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहब बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं पूरे डॉक्टर की टीम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो सांस लेने में तकलीफ है वो किन किन बीमारियों में देखने को मिलती है? सांस की तकलीफ किन किन बीमारियों में होती है, और अस्थमा में जो सांस लेने की तकलीफ है वो किस तरह से डिफरेंट होती है? ठीक है, तो मेरा ये प्रश्न। ठीक है। दूसरा प्रश्न मेरा यूनानी सिस्टम से संबंधित है। ठीक है। यूनानी कैसी होती है, हाउ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टेक्निक ऑफ द मेडिसिन? ठीक है। पहले मैं डॉक्टर देशदीपक आपका रुख करना चाहूँगा, उसके बाद यूनानी सिस्टम के लिए। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि सांस लेने में बहुत सारी, जैसा हमने शुरू में बात की, तो सांस लेने में जो तकलीफ है वो बहुत सारी सिस्टम्स के कारण से हो सकती है। जैसा मैंने पहले बताया कि खून की कमी से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।
हार्ट की बीमारी से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, थायराइड की बीमारी से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और फेफड़े की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक दमा से बहुत मिलती जुलती बीमारी होती है जिसको हम COPD बोलते हैं, जो कि स्मोकिंग के कारण होती है, उसके कारण सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ILD एक बीमारी होती है, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, फेफड़े की बाहर की झिल्ली में पानी भर जाना, जिसको हम प्लूरल इफ्यूजन या पहले प्लूरिसी के नाम से जानते थे। इन सब कारणों से, और अनेकों अनेक कारण हैं जिनसे कि सांस की तकलीफ हो सकती है। अब हम कैसे पहचानें कि जो अस्थमा का सांस की तकलीफ है वो बाकी बीमारियों से कैसे अलग है? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि बाकी बीमारियां में आम तौर पे जो सांस की तकलीफ है वो पूरे साल दर या मौसम के साथ नहीं बदलती, या वक्त के साथ नहीं बदलती, या किसी एक्सपोजर से उतना नहीं बदलती। तबकि अस्थमा में जब जिस चीज़ से पेशेंट एलर्जिक है या जिस एंटीजन से उसको प्रॉब्लम होती है, जैसा पहले जिक्र किया ब्रोंकोस्पाज्म का, अगर उसको ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है तो उन सब चीज़ों के कारण उसको सांस में दिक्कत होगी और साथ में सीटी बजने का लक्षण आएगा, जिसको हम लोग वीजिंग बोलते हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि वीजिंग सिर्फ अस्थमा में होती है, लेकिन वीजिंग अगर हो रही है तो अस्थमा होने की संभावना ज़्यादा है। और जो वेरिएबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि दिन के किसी टाइम एक व्यक्ति बिल्कुल ठीक महसूस करता है और दूसरे वक्त उसको दिक्कत कम लगती है, या मौसम बदलने से होता है, तो ज़्यादा चांसेस है कि अस्थमा उतार चढ़ाव बना उतार चढ़ाव, बिल्कुल। और बाकी बीमारियों में ये उतार चढ़ाव देखने को नहीं। बिल्कुल। अब डॉक्टर मिराजुल, आपका हक सर, आपका रुक करना चाहेंगे, किस तरीके से वो पूछना जानना चाह रहा था कि जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है अन्य पैथियों से अलग है, अलहदा है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और इस मौके पे हालांकि हम बात कर रहे हैं दमा की या अस्थमा की, लेकिन आपने एक थोड़ा उससे और वाइड क्वेश्चन किया है कि यूनानी अदर पैथी से कैसे अलग है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए ऐसा है कि सारी पैथीज़ का बेसिक एक टारगेट है ह्यूमन हेल्थ, उसकी क्योर, उसका मेंटेनेंस, उसका प्रमोशन। यूनानी का भी यही टारगेट है, जैसे एलोपैथी या अदर दूसरे हमारे सिस्टम्स हैं ट्रेडिशनल या अदर कंट्रीज़ के। तो लेकिन यूनानी पैथी एक्चुअली हर पैथी का अपना एक डिजीज़ को समझने का तरीका है, और उसी हिसाब से उनका अपना इलाज का भी एक तरीका उन्होंने डेवलप किया है। जैसे मैं कहूँ बहुत शॉर्ट में कि एलोपैथी है वो बहुत ही एक मैकेनिकल अंदाज में बॉडी सिस्टम को समझने के बाद उसके डिफ़ॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करती है डिफरेंट एग्जामिनेशन के ज़रिए या टेस्ट के ज़रिए से, और फिर उसके बाद उन सारे जो भी डिफ़ॉल्ट उसे मिलते हैं उनको डिफरेंट टाइप की ड्रग्स, जिन्हें हम कहेंगे केमिकल ड्रग मेजॉरिटी, उनके ज़रिए से उनको ठीक करती है। थोड़ा सा यहाँ यूनानी का इससे एक अलग मामला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसे कह सकते हैं कि ये सादा एक सिस्टम है, या अनडेवलप्ड भी कह सकते हैं कि मरीज को आराम हो। मरीज को आराम मिलना चाहिए। इसमें ये करते हैं कि बजाय बहुत ज़्यादा इस तरह की टेक्निकल असेसमेंट के, बेसिक जो बॉडी के मैकेनिज्म है उनको जो समझा गया है उसकी बेस पे डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। नो डाउट टेस्ट की भी मदद लेते हैं। आज मार्केट में बहुत सारे हर बीमारी के लिए स्पेसिफिक या कॉमन टेस्ट हैं, तो उनको भी यूज़ करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो अपने खुद जो एक इंसानी ज़िंदगी और उसकी सेहत का उनके पास एक रिकॉर्ड है, एक समझ है, उसके हिसाब से वो आइडेंटिफाई करके जो दवाएं एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें बजाय इसके कि एक पार्टिकुलर उसी डिजीज़ को टारगेट करने के, उसी पॉइंट को, उसी आर्गन को टारगेट करने के, वो पूरे बॉडी को एज ए यूनिट कंसिडर करते हैं। डॉक्टर मिराज, हम यहाँ पे समझे कि हिस्ट्री जानकर एक पेशेंट की आप उस पर इलाज करते हैं और पर्टिकुलर उस ऑर्गन का इलाज करते हैं जिसके लिए मरीज आपके पास आया है। हिस्ट्री और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अरशद हुसैन है। जी, आप अपना सवाल पूछिए। और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैंने ये जाना है कि मुझे तकरीबन जनवरी फरवरी 1.5 महीने खांसी रही। मैंने एक्सरे वगैरह भी कराए, वो साफ आए। ओके। लेकिन एक्सरे भी साफ था, लेकिन खांसी कंटिन्यू रही। अच्छा। डॉक्टर के मुताबिक दवाई खाता रहा। क्या ये खांसी कोई दमे की तरह मुझे इंडिकेट करती है कि दमे के अंदर, ये मैं जानना चाहता हूँ, क्या इसका कोई दमे से, जबकि मुझे कोई सांस वगैरह नहीं फूलता है?
जी आप लाइन पर बने रहिए, डॉक्टर विजय आपसे बात करेंगे, वो आपकी सवाल को सुन चुके हैं, तो वो आपसे जो भी सवालात करते हैं आप उनके जवाब भी दीजिए। जी सर। जी, आपको खांसी के अलावा कोई और भी दिक्कत है क्या, जैसे सांस फूलना या छाती में दर्द होना या बलगम आना या बलगम में खून आना, वजन कम होना? जी डॉक्टर साहब, इस पीरियड में जो मुझे खांसी रही लेकिन उसमें कोई बलगम नहीं आ रहा था, इवन कि मैं बलगम का टेस्ट जो था वो नहीं करा पाया क्योंकि बलगम आ ही नहीं रहा था। एक्चुअली मेरा बिल्कुल क्लियर था, तकरीबन 1.5 महीना मैं इस खांसी से जूझता रहा। उसके बाद एक दिन यहाँ पे मौसम जो बर्फ पड़ी, बर्फ पड़ने के बाद मुझे अचानक आराम आ गया। देखिए ये बहुत मुश्किल होता है सिर्फ एक ही चीज़ को देख के डायग्नोसिस बनाना, बट कम से कम 10-12 कारण होते हैं खांसी के। जो कॉमन जो कारण होते हैं उसमें सबसे कॉमन होता है एसिड रिफ्लक्स, कि हमारा जो एसिड है वो किसी वजह से सांस के नल की को इरिटेट करता है और उससे हमें खांसी आती है। GERD भी कहते हैं डॉक्टर साहब? यस, GERD बोलते हैं उसको। और दूसरा कॉमन कोज होता है अस्थमा, और उसके बाद बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। अगर आप डॉक्टर को एक बार दिखाएंगे, वो टेस्ट करके वो बता पाएंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या बीमारी है। पर ये 2-3 कॉमन कोज हैं, वो अगर नहीं मिलते हैं तो बहुत बार खांसी अपने आप भी ठीक हो जाती है। लेकिन अभी सर मुझे कोई खांसी नहीं है, लेकिन मैं एज ए प्रिकॉशन जानना चाहता हूँ, क्या मुझे कोई टेस्ट कराना पड़ेगा? देखिए, अगर ठीक है अभी तो आप वेट कर सकते हैं। अगर ये रिकरेंट होती है, बार बार होती है, तो मैं चाहूँगा कि आप दोबारा से टेस्ट करा लीजिए। इसके लिए सर मुझे कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा? हाँ देखो, इसमें आपको डॉक्टर को दोबारा से सलाह लेनी पड़ेगी और उसके बाद डिसाइड करेंगे। जैसे डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं, आप उसको फॉलो करिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर हड्डा, आपका रुख ही करना चाहेंगे फिर से। डॉक्टर साहब, जो बच्चों में एस्थमा होता है, बड़ों में होने वाले एस्थमा से किस तरह लगे? और कई बार ये देखने में आता है कि एक्सरसाइज करने के दौरान भी एस्थमा की प्रॉब्लम एग्रीवेट होती है, बढ़ जाती है। इसकी क्या वजह? देखिए, बच्चों का अस्थमा और बड़ों का अस्थमा बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। अच्छा। यूजुअली जो है आप तो ऐसे बोलेंगे तो बोल सकते हैं कि बच्चों का अस्थमा होता है जो छोटे बच्चों में होता है, 5 साल से ऊपर, और एडोलेसेंट में भी 13-14 साल की उम्र तक। कई बार अस्थमा 30-35 साल की उम्र में भी, न्यू ऑनसेट अस्थमा जिसको बोलते हैं, वो हो सकता है। ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर जो इफेक्ट आता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिम्टम में भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से बोलने तो ज़्यादा अंतर कुछ है नहीं। और एक्सरसाइज के दौरान एक जो, हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सवाल आपने पूछा है। बड़ा मिथ रहता है लोगों को कई बार ये मिथ भी होता है कि एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे को अस्थमा है, क्योंकि मैंने देखा हार्ड वर्क हमें नहीं करना चाहिए। उनमें एक रहता दिमाग में कि मुझे एस्थमा है, मुझे हार्ड वर्क ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जी, इसी के बारे में बोलना चाहूँगा। देखो, अभी का जो ट्रीटमेंट है हमारे पास में वो इतना अच्छा है, अगर हम ठीक से ट्रीटमेंट लें और आपका अस्थमा पूरी तरह कंट्रोल में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप मैराथन कीजिए, आप स्प्रिंट कीजिए, आप क्रिकेट खेलिए, टेनिस खेलिए। बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको अस्थमा था, एज गुड एज नॉर्मल ह्यूमन। बिल्कुल, वो इतने फास्ट बॉलर हैं कि मैं नाम नहीं ले रहा था, फास्ट बॉलर्स थे, वो इतनी अच्छी बॉलिंग, कितने स्टार्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं जो अभी तक काम कर रहे हैं इतनी उम्र होने के बाद। जी जी जी, तो डरना नहीं है, इलाज जो है अपना प्रॉपर तरीके से लेना है। और वो तो बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए, इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। हेलो, आप क्या तकलीफ है? सांस लेने में तकलीफ है? हेलो, हाँ जी, सवाल पूछिए, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मुझे थोड़ी सांस की परेशानी है। सांस की परेशानी है? अच्छा, सांस की परेशानी है। सांस की परेशानी है, सांस की। जी जी जी, डॉक्टर साहब इनको सांस की परेशानी है, तो आप जी, जैसा बताया कि सांस की परेशानी बहुत सारे कारणों से हो सकती है। तो आपको और सांस के अलावा और आपकी कितनी उम्र है? आयु बताइए। 62 साल की उम्र है। 72 साल की उम्र है। और ये सांस की तकलीफ आपको कितने वर्षों से है, कितने सालों से है? 3 साल से। 3 साल से है। अच्छा, और सांस के अलावा और क्या दिक्कत होती है आपको? थोड़ी खांसी आती है। खांसी आती है। खांसी सूखी आती है कि उसमें बलगम भी आता है? कभी बलगम आता है, बाकी सूखी आती है। दोबारा से बताएंगे आपने क्या कहा? साफ साफ सुनाई नहीं दिया आपने जो अभी बोला। कैसी खांसी आती है आपको? खांसी कभी सूखी आती है, कभी बलगम आता है। कह रहे हैं कभी सूखी, हाँ कभी सूखी, कभी बलगम। क्या आप स्मोकिंग करते हैं? हाँ जी, तो देखिए, आपको
वैसे तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, पर सबसे ज़्यादा संभावना है कि COPD नाम की एक बीमारी होती है जो बड़ी उम्र में और स्मोकिंग से रिलेटेड होती है। तो जैसा कि हमने इस प्रोग्राम में पहले भी कहा कि स्मोकिंग छोड़ना, अगर आप स्मोकिंग छोड़ देंगे तो बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। COPD अस्थमा से अलग माना जाता है डॉक्टर? जी। जी, तो आप, मैं चाहूंगा कि आप अपने नजदीकी डॉक्टर को जाके दिखाएं ताकि आप इसको एस्थमा प्रिज्यूम ना करें और जाके उनको दिखाएं ताकि वो आपको प्रॉपर डायग्नोज कर सकें। जैसा कि अभी डॉक्टर देश दीपक ने आपको बताया कि COPD नामक बीमारी की संभावना है, लेकिन अगर आपको किसी विशेषज्ञ से मिलकर जांचों के बाद इसकी पुष्टि हो सकेगी कि आपको COPD है या कुछ और है। डॉक्टर देश दीपक, यहाँ पे मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। अभी तक हम बात कर रहे हैं सारी चीज़ों की, लेकिन सबसे मेन मुद्दा ये आता है कि ट्रिगर कौन क्या क्या होते हैं अस्थमा को जो ट्रिगर करता है। लोगों को अक्सर ये समझ ही नहीं आता कि मुझे अस्थमा हुआ है या अटैक किस रीजंस की वजह से पड़ा है। हमने अपने प्रोग्राम की शुरुआत में भी बात की, जैसे धूल मिट्टी हो गई या मौसम का बदलना हुआ। तो मैं आपसे इसको डिटेल में जानना चाहूँगी कि वो कौन कौन से अस्थमा के ट्रिगर्स होते हैं जिस वजह से अटैक पड़ने के चांसेस रहते हैं। बहुत अहम सवाल है जी, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए ट्रिगर्स अलग अलग होते हैं। जी, और आम तौर पे जो हम सांस ले रहे हैं, जो हवा में, वो ट्रिगर्स प्रेजेंट होते हैं। जी। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको जो अवॉइडेबल हैं, जैसे कि अगर आपके घर में कोई पालतू पेट है और उसके जो बालों से या उसके वो जिसको हम डैंडर्स बोलते हैं, अगर उस तरह की चीज है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। इसको वजूहात भी कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल। या आपके कोई पर्टिकुलर रुई है या कोई पर्टिकुलर कालीन है या कुछ घरों में अगर फफूंदी लग जाती है, नमी है, उसके कारण, ये सब अवॉइडेबल ट्रिगर्स हैं। अच्छा, यूजुअली हम ये भी देखते हैं जैसे विंटर्स के जैसे टाइम आता है, हम विंटर्स के कपड़े या ऊपर से कुछ चीज़ें निकालते हैं, उस टाइम पे भी अचानक से खांसी आना, छींकें आना शुरू हो जाती हैं आपको। जी, यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि एक तो है ट्रिगर जो एंटीजन है, और एक चीज़ होती है जो इरिटेंट है। अच्छा। जैसे स्मोक है, डस्ट है, उससे तो जिसके भी एयरवेज हाइपर रिएक्टिव हैं उसको तकलीफ होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उससे एलर्जी है। तो वो एक मानिए कि वो एक तरह की जो जैसे आलूदगी है कि भाई पॉल्यूशन से सबको प्रॉब्लम होगी, राइट। लेकिन पोलन्स हैं, उससे किसी व्यक्ति विशेष को जो उससे एलर्जिक है उसी को दिक्कत होगी, दूसरे व्यक्ति को दिक्कत नहीं। तो इसे एलर्जी माने या ये माने कि उसको अस्थमा के होने? देखिए, अस्थमा जैसा कि शुरू में भी डिस्कस किया गया, अस्थमा का एलर्जी जो है एक बहुत बड़ा कारण है। ओके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अस्थमा सिर्फ एलर्जी के कारण होता है या उसके और भी कारण होते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट और एक जिसमें हम इंटरवेंशन कर सकते हैं, जिसको हम अगर हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि कौन सा एंटीजन है उसको अवॉइड करें, जैसा कि पहले बताया कि हेल्दी लाइफस्टाइल करें, और जो इरिटेंट्स हैं जैसे स्मोक है, डस्ट है, लोग कहते हैं झाड़ू लगाने पे हमको शुरू हो जाता है, छौंक लगाने पे शुरू हो जाता है, तो वो चीज़ें डेफिनेटली। लेकिन अगर आपका बहुत वेल कंट्रोल्ड है अस्थमा, जैसा बताया कि रिलीवर्स और प्रिवेंटर्स, दो तरह के इनहेलर्स होते हैं, तो अगर आप अपने प्रिवेंटर्स को रेगुलरली लेंगे तो आपको चांसेस हैं कि आपको रिलीवर की आवश्यकता कम पड़े। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल ये भी होता है क्योंकि इनहेलर्स की बात बार बार उठ रही है। इनहेलर्स क्योंकि डॉक्टर्स बहुत प्रमोट करते हैं, आम आदमी उससे दूर भागने की कोशिश करता है। इनहेलर्स काम किस तरीके से करता है डॉक्टर? जी, उम्मीद करूंगा कि अब मैं अपनी बात को पूरा कर पाऊंगा। तो इनहेलर जो है उसके अंदर भी वही दवाई है जो कि हमारे फेफड़े की या जो हमारी सांस की नली है उसको खोलने में कारगर है। दो तरह के, जैसा कि सूजन को कम करना और उसको खोलने की बात। लेकिन जो इनहेलर से हम दवाई लेते हैं वो सीधा हमारी सांस की नली में जाती है और सांस की नली में जाके सीधा वहीं पे असर करती है और हमें ठीक करती है। जब हम उसी दवाई को किसी इंजेक्शन के या टैबलेट के या सिरप के तौर पे लेते हैं तो पहले वो पेट में जाएगी, फिर खून में जाएगी और फिर बाकी अंगों में भी पहुंचेगी और लंग्स में भी पहुंचेगी। तो कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो कि फेफड़े के लिए अच्छी हैं लेकिन वो हार्ट रेट बढ़ा देंगी, तो हम नहीं चाहते कि वो दिल तक। डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं डायरेक्ट इफेक्ट फायदा होता है? बिल्कुल, और तुरंत होता है, जल्दी होता है, क्योंकि उस रूट में पहुंचने में टाइम लगेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है डॉक्टर साहब, जो ऑक्यूपेशनल एस्थमा भी अक्सर उसका नाम सुनने में आता है, ये किसे कहते हैं? जी, तो अभी जैसा हम बात कर रहे थे एंटीजेंस की, तो कुछ लोगों को कुछ पर्टिकुलर चीजों से एलर्जी हो सकती है। तो अगर जिस जगह वो काम करते हैं
उस जगह पे उनको उस एंटीजन से एक्सपोजर होता है। केमिकल्स एंड ऑल, बिल्कुल केमिकल्स हो सकते हैं और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। तो डॉक्टर मिराज, यहाँ पे आपसे रुक करना चाहेंगे, अगर घर में कोई है, आपका व्यक्ति साथ में रह रहा है परिवार का, और उसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, इनफैक्ट ये सवाल हम आप सभी से करना चाहेंगे कि अगर परिवार में किसी को अस्थमा है तो किस तरह से उसका ख्याल रखें, क्या क्या एहतियात हमें बरतने चाहिए, और हिस्ट्री तो है ही, हिस्ट्री तो शायद आप पहले भी बता चुके हैं कि हेरिडिटरी ये प्रॉब्लम रहती है, तो सबसे मेजर ये है सवाल कि कैसे उसका ख्याल रखें, कैसे ध्यान रखें उसका? इसमें देखिए, ऐसे मरीज़ का ख्याल रखने में सबसे बुनियादी बात तो ये होगी, जो डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे ट्रिगर्स की, जी, तो ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें कि किन चीज़ों से इनके एस्थमेटिक अटैक स्टार्ट होते हैं। वो अस्थमा जब इस्टेब्लिश हो गया तो दवा तो ले रहे हैं, बट हमें कोशिश ये होती है, ट्रीटमेंट का मकसद भी यही है कि 2 अटैक के बीच का ड्यूरेशन मैक्सिमम किया जाए, कि साल में कभी एक आध बार पड़ा अटैक तो मीन्स वो नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है जी। तो इसके लिए हमें ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ट्रिगर्स जाहिर सी बात है फैमिली मेम्बर्स बहुत अच्छी तरह पहचान सकते हैं। पेशेंट को विंटर स्टार्ट हुआ तो प्रॉब्लम हुई, रात में घर से कोई आ गया मिलने वाला, अचानक वो लिहाफ में से निकला, बाहर चला गया, ठंड लग गई, वो ट्रेन में सफ़र करके आया, उसके बाद बीमार पड़ गया, कहीं बारिश में भीग गया, उसके बाद जो है आया बीमार पड़ा, उसके बाद से ये परेशान। तो इस तरह की चीज़ें जो होंगी, ये सारे जो कॉमन ट्रिगर्स हैं, ये फैमिली मेम्बर्स बहुत अच्छी तरह पहचान सकते हैं। तो एक तो बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है मतलब इन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके उनसे बचाने की कोशिश करें जिनसे पॉसिबल है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो नहीं हमारे कंट्रोल में, बट जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं उनसे बचाएं। फैमिली वालों का भी एक बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, ऑब्जर्व करते हैं, बिल्कुल उन्हें पता होता है कि कहाँ कौन सी चीज़ जो है वो उनके लिए परेशानी का सबब बन रही है, इसलिए उसको हम पहचान करके और उससे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरे जो एक ट्रीटमेंट का वो है उसमें केयर करना है कि वो मेडिसिन को मिस न करे, टाइमली ले, और दूसरी चीज़ें मतलब अपना आप खुद तो अपना रखें ही ख्याल, लेकिन अगर उम्र छोटी है तो ये परिवार वालों की जिम्मेदारी बनती है कि उसका ख्याल आप रखें, ताकि वो उन चीज़ों से परहेज करें जिनसे उनको दिक्कत होने की पूरी संभावना है। डॉक्टर विजय हड्डा, आपका रुख करना चाहेंगे, अगर एस्थमा COPD ओवरलैप सिंड्रोम का अक्सर जिक्र आता है, किसे कहते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा साइंटिफिक क्वेश्चन है आम आदमी के लिए, तो मैं यही कहूँगा अस्थमा और COPD जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, एक जो अस्थमा है वो यंग एज का डिजीज़ है, COPD ओल्ड एज का डिजीज़ है। पर कई बार जो एक बॉर्डर लाइन वाले केस होते हैं, जैसे 30 से 50 ईयर के बीच में, यूजुअली हम बोलते हैं 50 के बाद में COPD ज़्यादा होता है, 30 से पहले अस्थमा ज़्यादा होता है। लेकिन कई बार जो उस एज ग्रुप में होते हैं तब प्रॉब्लम होती है। अच्छा। कि कई बार यंग पेशेंट है वो स्मोकिंग भी कर रहा है लेकिन उसको अस्थमा है, तो ये जब कुछ फीचर हमें COPD के हैं, कुछ अस्थमा के हैं, तो उसको हम COPD अस्थमा ओवरलैप सिंड्रोम बोलते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब हमारे प्रोग्राम का समय लगभग समाप्त हो रहा है, इसी में आप अपना संदेश भी ऐड कर दीजिए। देखिए, संदेश में सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि आप अगर आपको अस्थमा है तो प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए उसको कि मेरे को अस्थमा है, और अगर एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि आप ट्रीटमेंट से बिल्कुल नागा ना कीजिए और इनहेलर को अवॉइड ना करें। जी, ट्रीटमेंट का मतलब यही है इनहेलर को, उससे बिल्कुल भी आपको उसको स्टिग्मेटाइज मत कीजिए। इनहेलर ही आपका लाइफ सेविंग होता है, उससे आप रेगुलर बेसिस पे लीजिए। डॉक्टर देश दीपक, यहाँ पे एक छोटा सा पहले तो एक मिथ में है या सही है क्या, किसी आदमी और औरत में भी क्या कुछ रहता है, मतलब इसका रेशो की औरतों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आदमियों में कम होती है अस्थमा की? देखिए, करीब करीब बराबर है। अच्छा। हालांकि ये माना गया है कि शायद कुछ पर्टिकुलर एरियाज में फीमेल्स में ज्यादा देखा जाता है, रीजन? लेकिन करीब करीब बराबर है। नहीं, उसका कोई रीजन ऐसा नहीं है, ऐसा पाया गया है। अच्छा, ठीक है। तो और यहीं पे अब आपका छोटा सा मैसेज। जी, मैसेज बिल्कुल वही है कि अस्थमा कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सकता, और इसको अगर आप पहचान लेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और इसका ट्रीटमेंट रेगुलर करेंगे तो आप एक नॉर्मल जिंदगी और बड़े से बड़े काम आप बिना किसी रुकावट के। क्या वैक्सीनेशन भी इसके अंदर रोल प्ले करता है? इन्फ्लुएंजा या कोई निमोनिया को कोई ऐसी वैक्सीनेशन? वो इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचाता है। अच्छा। लेकिन डायरेक्टली देखिए क्या होता है, जब हम ट्रिगर्स की बात कर रहे थे तो वायरल इन्फेक्शन से भी ब्रोंकियल अस्थमा में अटैक्स हो सकते हैं।
नहीं तो अगर जैसे बच्चे से आपने कहा कि ये जो बच्चों की प्रॉब्लम होती है अस्थमा वाली, तो उसको शुरू से जो उसका ये जो एक प्लान होता है उसका वैक्सीनेशन का, तो हम ये समझे कि उसका ध्यान रख के और ये वैक्सीनेशन उनको जो है ज़रूर लगवाएं। वही बात मैं कह रहा हूँ कि जैसा वायरल इन्फेक्शन जो हैं वो प्रेसिपिटेट कर सकते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के अटैक को। तो अगर इन्फ्लुएंजा जैसा वायरस है या कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिनको निमोकॉकल इन्फेक्शन, आरएस वायरस का भी जिक्र अक्सर आता है, ऐसा रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस जो ज्यादातर बच्चों में करता है। हालांकि पिछले 6 महीने में हमने एडल्ट्स में भी देखा मेटानिमो वायरस है, एक जो अभी तो कोरोना सब जान गए कोविड के कारण, बट इसके अलावा भी कम्युनिटी में कोरोना वायरस रहता है और बहुत सारे वायरसेस हैं। ओके, तो वैक्सीनेशन भी का भी पूरा अपना चार्ट मेंटेन उसका एक रोल है। डॉक्टर मिराजुल, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अक्सर घरों में जो पेट्स होते हैं या कॉकरोच या चूहे हैं, वो भी क्या ट्रिगर फैक्टर्स का काम करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये नोटिस किया गया है कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब ट्रिगर्स का काम करती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम हो आपको, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया था कि हर एक से हर एक एलर्जी ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट एक कॉमन वो आइडेंटिफाई किया गया है फैक्टर कि इससे भी आदमी को अस्थमा का अटैक शुरू हो सकता है। सो उसको अवॉइड करना बेटर है, बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हर आदमी के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहीं पे अपना एक पैगाम हमें देते हैं। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, बीमारियाँ जाहिर सी बात है एक लाइफ है, उस लाइफ के साथ उसमें कुछ बुरा होने का बहरहाल चांस है। हम जिस समाज में रहते हैं बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को मुतासिर करते हैं, तो बीमारी होना कोई ऐसी वो नहीं। बीमारी होने के बाद आप उसको टाइमली आइडेंटिफाई कीजिए और सही जगह से सही मशवरा लीजिए और उसको ईमानदारी के साथ उस पर अमल करिए ताकि आप एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजारें और समाज में एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दे सकें एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। जी, तो बहुत ही यही मैं कहना चाहूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छे मैसेजेस हमारे एक्सपर्ट ने हमें दिए हैं, तो एक बार चलिए उनका सम अप कर लेते हैं। तो प्रोग्राम में हमने ये समझा है कि जो भी एक्शन प्लान है आपका अस्थमा को लेके, जो भी डॉक्टर ने आपको जिस तरह से गाइडेंस दी है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, वैक्सीनेशन अपना लगवाते रहिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको कौन सी चीज़ ट्रिगर करती है, किस चीज़ की वजह से, चाहे वो धूल मिट्टी हो, मौसम का बदलना हो, किस रीजंस की वजह से आपको अस्थमा का अटैक पड़ता है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए और जब वो वैसा वक्त हो या उस जगह पे आप हों तो अपना ध्यान खास ख्याल रखें और अपनी ब्रीदिंग को मॉनिटरिंग करते रहिए और साथ ही साथ मेडिकेशंस जिस तरह से डॉक्टर्स ने आपको बताई और इनहेलर्स, जो अगर कोई मिथ है अगर आपके माइंड में कि इनहेलर्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, तो आज हमारे डॉक्टर्स ने क्लियर किया है इस बात को लेकर कि इनहेलर्स एकदम सेफ़ हैं, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और हर वक्त उसको अपने पास आप रखिए फॉर अ सेफर साइड के लिए। का आज आपको पता लग ही गया होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज इस प्रोग्राम में आकर आपने अस्थमा पे जो इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ। थैंक यू सो मच। हमें पूरी उम्मीद है नाजरीन कि आज की हमारी पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hello.drurdu@gmail.com। जी, और इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है डीडी उर्दू। जी, और अब अपनी मेज़बान रतिका मेहरा और आदित्य कुमार को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक के लिए आप सभी जानते हैं कि आपको क्या करना है, अपनों का, अपने बच्चों का ख्याल रखना है और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। दमा एक दायमी मर्ज है। दमे में सांस लेने में दुश्वारी होती है। दमे के मरीजों को धूल मिट्टी, आलूदगी और मौसम की तब्दीली से परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों को जानवरों के बाल और तेज खुशबू से भी दमे का अटैक हो सकता है। थोड़ी हरकत के बाद सांस फूलना दमे की बुनियादी अलामत है। विटामिन ए और डी से भरपूर ग़िज़ाएं दमे के असर को कम करती हैं। सेब, केले और लहसुन के इस्तेमाल से फेफड़े बेहतर तौर पर काम करते हैं।